हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीव विज्ञान की इस वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में वनस्पति जगत के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पेड़ पौधों के बारे में बात करी। इस वीडियो में हम एक नया अध्याय प्राणी जगत शुरू करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में एनिमल किंगडम कहते हैं। इसमें हम प्राणियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपने अपने आसपास कई प्रकार के प्राणियों को देखा ही होगा, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, मछली, केंचुआ इत्यादि। क्या यह सारे प्राणी एक समान है? नहीं ना। इस अध्याय में हम यही जानेंगे कि किस प्रकार सभी प्राणी भिन्न होते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम वर्गीकरण का आधार और प्राणी जगत के संघ पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं वर्गीकरण का आधार से। प्राणियों को हमने 7 आधारों पर वर्गीकृत किया है, जिसमें सबसे पहला है संगठन के स्तर, अंग प्रणाली की जटिलता, सममिति, द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन, प्रगुहा, खंडीभवन और पृष्ठरज्जु। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आधार से, संगठन के स्तर। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जाना था कि प्राणी बहुकोशिकीय होते हैं, तो कोशिकीय संगठन के स्तर के आधार पर हम वर्गीकरण देखेंगे। अब कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है स्पंज में, जिसमें कोशिकाएं बिखरे हुए समूहों के रूप में होती हैं। अब कोशिकाएं आपस में संगठित होकर उत्तक बनाती हैं, तो ये हो गया उत्तक स्तर का संगठन, जो सीलेंट्रेट्स में पाया जाता है। अब उत्तक आपस में संगठित होकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, तो यह हो गया अंग स्तर का संगठन, जो प्लैटीहेल्मिन्थेस के सदस्यों में पाया जाता है। और अब ऐसे ही अंग संगठित होकर अंग तंत्र बनाते हैं, तो यह हो गया अंग तंत्र स्तर का संगठन, जो कि मानवों में पाया जाता है। अब दूसरा आधार है अंग प्रणाली की जटिलता। चलिए देखते हैं पाचन तंत्र की जटिलताओं को। एक होता है अपूर्ण पाचन तंत्र। इसमें केवल मुख होता है, जो कि मुख और गूदा दोनों का काम करता है। और दूसरा होता है पूर्ण पाचन तंत्र, जिसमें 2 द्वार होते हैं, मुख और गूदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आधार है सममिति, यानी कि सिमिट्री। अब सिमिट्री को समझते हैं। ये एक पत्ता देखिए, अगर आप इसे केंद्र में दी हुई हरी रेखा से काटेंगे तो आपको 2 भाग मिलेंगे जो समान आकार के हैं, तो यह है सममिति यानी सिमेट्रिकल। अब दूसरी ओर इन पत्तों को देखिए, क्या इनको केंद्र से काटने पर 2 बराबर या समान आकार के भाग मिलेंगे? नहीं ना, तो यह हो गया असममिति यानी असिमेट्रिकल। चलिए अब यह असममिति प्राणियों में देखते हैं, जैसे स्पॉन्जेस में। ये चित्र देखिए, अगर इस स्पंज को आप केंद्रीय अक्ष से विभाजित करेंगे तो आपको 2 अलग आकार के भाग मिलेंगे। अब देखते हैं अर्य सममिति यानी रेडियल सिमेट्री, जिसमें किसी भी केंद्रीय अक्ष से अगर हम प्राणी को विभाजित करेंगे तो वह 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा, जैसे सीलेंट्रेट्स के सदस्य, टीनोफोरा के सदस्य। और तीसरा है द्विपार्श्व सममिति यानी बायलेटरल सिमेट्रिकल। इसमें एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा से शरीर 2 समरूप भागों में विभाजित हो जाएगा। आप इस चित्र से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, और यह एनालिडा, आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और चौथे आधार की तरफ चलते हैं, जो कि है त्रिकोरिक
तथा त्रिकोरिक संगठन। चलिए देखते हैं द्विकोरिक यानी कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित हो जाती है, बाह्य त्वचा एक्टोडर्म तथा अंतः त्वचा एंडोडर्म। दूसरा है त्रिकोरिक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्राणियों में कोशिकाएं तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है, बाह्य त्वचा एक्टोडर्म, मध्य त्वचा मेसोडर्म तथा अंतः त्वचा एंडोडर्म। आइए त्रिकोरिक को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसमें मैंने नीले रंग से एक्टोडर्म दिखाया है और पीले रंग से एंडोडर्म दिखाया है। इन दोनों स्तरों के बीच में तृतीय स्तर आ जाता है जो कि मेसोडर्म है और यही त्रिकोरिक संगठन है। अब हम बात करेंगे पांचवें आधार के बारे में, प्रगुहा। आइए सबसे पहले समझते हैं अगुह्य यानी असिलोमेट्स। इन प्राणियों में गुहा पाया नहीं जाता है, जैसे कि फ्लैटवर्म्स। दूसरा है कुटगुहिक यानी स्यूडोसिलोमेट्स। इन प्राणियों में गुहा होता है परंतु मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होता है, जैसे कि सेगमेंटेड वर्म्स। तीसरा है सिलोमेट्स यानी देहगुही। इनमें गुहा पाया जाता है और वह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित होता है, जैसे राउंड वर्म्स में। चलिए अब हम छठे आधार खंडीभवन यानी सेगमेंटेशन को समझेंगे। दोस्तों, आपने अपने आसपास केंचुआ तो देखा ही होगा। जरा पास से देखिए, यह खंडों में विभाजित रहता है। इसी को हम खंडीभवन कहते हैं। केंचुए में इस प्रकार के पैटर्न को हम विखंडी खंडीभवन कहते हैं और यह विखंडावस्था यानी मेटामेरिज्म कहलाती है। दोस्तों, अब हम सातवें आधार पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड को समझेंगे। यह रॉड के आकार का होता है और मध्य त्वचा मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। जिन प्राणियों के पास पृष्ठरज्जु होता है उन्हें हम कॉर्डेटा कहते हैं और जिनमें पृष्ठरज्जु नहीं पाया जाता उन्हें हम नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। इसी के साथ प्राणी जगत के वर्गीकरण का आधार यहाँ पर समाप्त होता है। आइए चलते हैं और प्राणी जगत के पहले संघ के बारे में बात करते हैं। संघ पोरिफेरा। इनमें स्पंज आते हैं जो कि असलियत में कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। ये लवणीय असममिति बहुकोशिक कोशिकीय स्तर के संगठन वाले जीव हैं। इनमें जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। चलो इनमें जल परिवहन को समझते हैं। यह स्पंज का चित्र है जिसमें आप ऑस्कुलम, ऑस्टिया, स्पंज गुहा और क्वानोसाइट्स को देख सकते हैं। सूक्ष्म छेद ऑस्टिया से जो आसपास का जल होता है वह स्पंज गुहा में प्रवेश करता है और बाद में यह जल बड़े छेद ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए जरा यहाँ देखिए। यह शख्स स्पंज के आसपास के पानी में रंगनुमा पदार्थ डाल देता है ताकि आप देख सकें कि जल परिवहन इनमें किस प्रकार से होता है। स्पंज में जल परिवहन भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक है। अब हम स्पंज की विशेष कोशिका क्वानोसाइट को समझेंगे। यह कोशिका को हम कॉलर कोशिका भी बुलाते हैं। यह स्पंज गुहा में पाई जाती है तथा भोजन ग्रहण करने में काम आती है। यह बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। आइए संघ पोरिफेरा की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। इनमें कोशिकाओं के अंदर पाचन होता है। ये कंकाल कंटिकाओं तथा स्पंजी तंतुओं का बना होता है। ये
उभयलिंगाश्रयी यानी हर्मैफ्रोडाइटी होते हैं, जिसका अर्थ है कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही जीव बनाता है। अलैंगिक जनन विखंडन तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें कि लार्वा अवस्था पाई जाती है। यह चित्र आपकी एनसीईआरटी की किताब का है और यह उदाहरण है साइकन, यूस्पंजिया और स्पॉन्जिला का। चलिए अब हम दूसरे संघ के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है संघ सीलेंट्रेटा। ये जलीय अर्य सममिति द्विकोरिक उत्तक स्तर के संगठन स्थावर तथा मुक्त तैरने वाले जीव हैं। इनमें अपूर्ण पाचन तंत्र होता है, यानी सिर्फ इनमें एक मुख होता है, जो कि अधोमुख यानी हाइपोस्टोम पर स्थित होता है। सीलेंट्रेटा को हम नाइडेरिया भी बुलाते हैं। इनकी विशेष कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट के कारण यह कोशिका पकड़ बनाए रखने, रक्षा, शिकार पकड़ने में सहायक है। यह बात बहुत ही अहम है और आप सभी दोस्तों को यह बात याद रखनी है। कुछ सीलेंट्रेटा के सदस्य जैसे कि कोरल, इनमें जो कंकाल पाया जाता है वह कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अब हम सीलेंट्रेटा के बॉडी फॉर्म्स यानी शरीर के आकारों के बारे में जानेंगे। यह दो प्रकार का होता है, पहला पॉलिप तथा दूसरा मेड्यूसा। पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है और मेड्यूसा मुक्त जीवी तथा छतरी के आकार का होता है। और सीलेंट्रेटा के कुछ सदस्य जैसे कि ओबेलिया अपने जीवन काल में यह दोनों बॉडी फॉर्म में रहते हैं, जिसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेड्यूसा उत्पन्न करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह पॉलिप है और यह धीरे धीरे मेड्यूसा में बदल रहा है। देखिए यह छतरी के आकार का हो चुका है और यह मुक्त जीवी है, यानी कि यह अपनी मर्जी से कहीं पर भी तैर सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। ऐसे ही मेड्यूसा कई बार लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है और आप सभी दोस्तों को यह बात ध्यान रखनी है। आइए इनके उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है फाइसेलिया, जिसे हम पुर्तगाली युद्ध मानव भी कहते हैं। दूसरा है पेनिनट्यूला, जिसे हम समुद्री पिच कहते हैं। तीसरा है मैंड्रीना, जिसे हम ब्रेन कोरल कहते हैं। चौथा है गोरगोनिया, जिसे हम समुद्री व्यंजन कहते हैं और आप सभी दोस्तों को कम से कम 2 उदाहरण तो इनके याद ही रखने हैं। और दोस्तों इसी के साथ फाइलम सीलेंट्रेटा यहाँ पर समाप्त होता है। सारांश, हमने इस वीडियो में वर्गीकरण के आधारों के बारे में पढ़ा, हमने संघ पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इसकी विशेषता, जल परिवहन और उदाहरणों के बारे में पढ़ा, और हमने संघ सीलेंट्रेटा के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इनके बॉडी फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, इनके उदाहरणों के बारे में पढ़ा और हमने इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करी। आज का सवाल, तो दोस्तों सवाल बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के 3 टॉपिक को कवर कर लिया है। आप सभी इन टॉपिक्स को किताब से ज़रूर पढ़कर आइएगा। और यह प्रश्न जो कि है देह गुहा एवं प्रगुहा का अध्ययन प्राणियों के वर्गीकरण में किस प्रकार सहायक है, इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा और अपनी कॉपी में लिखकर लाइएगा। इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।